हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जिसको कि आम भाषा में दस्त, लूज मोशंस, डायसेंट्री भी बोल दिया जाता है। नॉर्मली एक इंसान दिन में 3 बार जो है मल त्याग करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन अगर यही मल बिल्कुल पतले पानी जैसे आते हैं तो उसको लूज मोशन बोल दिया जाता है। या फिर आप डेली जो लैट्रिन जा रहे हैं, डेली ही बिल्कुल पतली पानी जैसी आ रही है, तो इसको भी लूज मोशन बोल दिया जाता है। या फिर आप दिन में बहुत बार जो है मल त्याग करने के लिए जा रहे हैं और जो मल है वो भी पतला पानी जैसा आ रहा है, तो इसको भी डायरिया बोल दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार ये डायरिया इतना ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब कि जैसे एक्यूट इन्फेक्शन में होता है कि बार बार ऐसा लगता है कि पेट में मरोड़ उठता है और मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बीच में निकल जाता है। इसको भी एक डायरिया की एक्यूट फॉर्म में ऐसा होता है। अब डायरिया जो है एक्यूट मतलब कि एकदम से भी हो सकता है, सडनली। ऐसा मोस्टली इन्फेक्शंस में होता है या कुछ मेडिसिन्स की वजह से होता है। और क्रॉनिक डायरिया होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब कि छोटी आंत है या बड़ी आंत है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, जिसकी वजह से आपको जो रोज ही लैट्रिन आ रही है वो पतली पानी जैसी आ रही है, या दिन में बार बार जाना पड़ रहा है आपको। ये जो डायरिया है, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है कि अपनी लाइफ में हर किसी इंसान ने इसको कभी ना कभी ज़रूर फेस करता है। जो एक्यूट डायरिया होता है, मतलब एकदम से सडनली होता है, ऐसा जो है सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों में होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। चाहे वो किसी बैक्टीरिया के वजह से हो, किसी वायरस की वजह से हो, किसी पैरासाइट की वजह से हो, जिसमें हम बोल देते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, जैसे टेपवर्म है, या प्रोटोजोआस की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लूज मोशंस लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वायरस हैं, जैसे आजकल बच्चों में होता है कि रोटा वायरस तो बहुत कॉमन है, उसकी वैक्सीन लगवा लो ताकि बच्चों को डायरिया ना हो। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। और ये इन्फेक्शियस होता है, इसलिए बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है कि अनहाइजीनिक फूड खाने से, या पानी जो है वो साफ़ नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से फैलता है। और दूसरा होता है कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको लेकर जो है लूज मोशंस लग जाते हैं। जैसे बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। किसी को मॉक्सी से लग जाती है, किसी को दूसरे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उससे लग जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीविटामिन से भी लग जाती है। जैसे कोई बिकाजूल है, खा बोलते हैं कि बिकाजूल खा के हम तो लैट्रिन लग जाती है। तो मेडिसिन्स की वजह से भी जो है आंतड़ियों की मूवमेंट पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से लूज मोशंस जो है हो जाते हैं। दूसरा, जैसे जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ के खाने की वजह से, पानी की वजह से जो है कंटेमिनेशन की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। ये आम लोगों में होता है जो ट्रैवलिंग करते हैं मोस्टली। शुगर, जिसको कि फ्रक्टोज कहा जाता है, जो कि फ्रूट्स में होती है, शहद में होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर हम फ्रूट्स का जूस लेते हैं, शहद खाते हैं, तो उसकी वजह से हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। ऐसे ही लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है लोगों में, मतलब कि दूध या दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे ही वो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ लेते हैं तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। अब इसी डायरिया को गैस्ट्रोएंटराइटिस बोल दिया जाता है अगर इसके साथ में जैसे और लक्षण भी होते हैं। जैसे नौजिया है, उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, मुंह एकदम सूखा सूखा होता है, बुखार होता है, आइज जो है एकदम सनकन सी डल सी हो जाती हैं, बुखार होता है। मतलब डायरिया के साथ में अगर दूसरे लक्षण होते हैं या किसी स्पेशली बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है, तो इसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस बोल दिया जाता है। अब क्रॉनिक जो डायरिया होता है, इसमें मैंने बताया कि जैसे छोटी आंत या बड़ी आंत में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से आपको लूज मोशंस लगते हैं। जैसे कि बड़ी आंत है, जैसे कि जो बड़ी आंत होती है वो 80% जो पानी को है एब्जॉर्ब करती है, खाने में मौजूद पानी को सोख लेती है। अगर आपकी बड़ी आंत में कोई भी सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो आंत के इस काम पे असर पड़ता है और जो इंटेस्टाइन है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और बड़ी आंत का काम है कि खाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है, और मल जो बनाने का काम है वो बड़ी आंत का होता है।
अब बड़ी आंत में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसको कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, और सेकंड होता है क्रॉन्स डिसीज। अब इसमें जो है बड़ी आंत के अंदर वाली जो लेयर है उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब बड़ी आंत जो है पानी को सोख नहीं पाती है, और जो फीकल मैटर है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बार बार जो है लैट्रिन जाना पड़ता है। और इसमें क्योंकि सूजन है बड़ी आंत में, तो लैट्रिन में खून भी आता है और लार, जिसको कि म्यूकस कहा जाता है, वो भी आता है। लेकिन इसमें जो है मल की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जो मल है वो बार बार आता है और पतला पानी जैसा होता है। अब अगर मान लीजिए कि छोटी आंत का काम होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं उसका पाचन करती है और उसको एब्जॉर्ब करती है। अब अगर किसी कारण से जो छोटी आंत है वो पाचन नहीं कर पाई, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था कि जो बाइल होता है, बाइल जूस लीवर में बनता है, पित्ते में आता है, जब हम खाना खाते हैं छोटी आंत में आता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो बाइल है वो लीवर उसमें छोटी आंत में नहीं आ पाया, या फिर पेनक्रियास में कोई दिक्कत है, पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियास में कैंसर है, जिसकी वजह से जो पेनक्रियास जूस बनाता है और वो छोटी आंत में आता है और वो नहीं आया, तो खाना जो है नहीं पचेगा। या फिर छोटी आंत में ही सूजन है, उसी में कोई अल्सर है, उसी में कैंसर है, तो खाना नहीं पचेगा और खाना अनडाइजेस्टेड फूड मतलब बिना पचे हुए जो है बड़ी आंत में चला जाएगा। और दूसरा है कि खाना जब नहीं पचेगा, क्योंकि वो साइकिल्स जो है पूरे नहीं हुए, उस लेवल तक खाना आपका नहीं पचा जिससे कि छोटी आंत एब्जॉर्ब कर पाए, तो एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आएगा। जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो छोटी आंत नहीं सोखेगी। अब क्या होगा, आप इसमें जो मल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि छोटी आंत ने पाचन किया नहीं, उसने जब पाचन ही नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि पाचन अच्छे से हो जाए, लेकिन छोटी आंत की इन्फेक्शन से, स्वेलिंग की वजह से ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट आया, इसलिए वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाई। तो इसमें जो मल की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगी, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बड़ी आंत में चला गया तो बार बार जो है लैट्रिन आएगी और उसमें जो है अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा। लेकिन इसमें लार नहीं आएगी और खून भी जो है नहीं आएगा। बहुत रेयर है कि अल्सर में ब्लीडिंग होगी तो खून आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिनको सीलियक डिसीज है यानी कि वीट एलर्जी है, जिन लोगों को वीट एलर्जी होती है, अगर वो वीट लेते हैं अपने खाने में, तो जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी छोटी आंत है, उसकी जो एब्जॉर्ब, जो सोखने वाली जो लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी जो छोटी आंत है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो धीरे धीरे करके डेड होता जाता है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में भी जो है डायरिया पाया जाता है। अब इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फैट है इसमें चिकनी लैट्रिन भी आती है, क्योंकि फैट जो है वो बाइल और जो पैनक्रियाज के जूस है वो हेल्प करते हैं फैट की डाइजेशन में। तो फैट आपका अच्छे से नहीं पचेगा तो जो लैट्रिन आएगी वो चिपचिपी आएगी और चिकनी आएगी। अब इसमें जैसे मैंने आपको सिम्टम्स जो है, जिनको भी डायरिया है, लूज मोशंस लगे, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। एक्यूट में मैंने आपको बता दिया, एक्यूट में एकदम से डायरिया लगेगा, एकदम से लूज मोशन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जैसे जैसे शरीर में पानी की कमी होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने बताया है कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इनका बैलेंस होता है, तभी आपके शरीर में कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है, चाहे वो पानी हो चाहे खाना हो, कहीं ना कहीं। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इन सब के इम्बैलेंस होने की वजह से बाकी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए बच्चों को ओआरएस घोल दिया जाता है, नमक और चीनी वाला, क्योंकि चीनी जो है वो पानी को रोकने का काम करती है शरीर में, और नमक जो है वो भी पानी को रोकने का काम करता है शरीर में। तो इसीलिए जब भी घोल दिया जाता है नमक और चीनी मिलाकर दिया जाता है। अगर आप सिंपल पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेशाब के थ्रू निकल जाता है, लेकिन अगर उसमें नमक और चीनी होती है, और इसीलिए जो मार्केट में ओआरएस लाते हैं उसमें थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका बैलेंस बनाकर इस हिसाब से बनाया होता है कि पानी जो है शरीर में रुकेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी
तो दिल की धड़कन जो है ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपकी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों में पैल्पिटेशन हो जाती है। बॉडी का बीपी जो है कम हो सकता है अगर एडल्ट्स हैं तो। बच्चों में जो है चिड़चिड़ापन आता है, बच्चे जो हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप उनको कुछ बोलो तो वो उसका अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, उनको नींद चढ़ी रहती है, ड्रॉजीनेस रहती है। तो बच्चों में तो थोड़े से लक्षण अलग आते हैं, बड़ों में अलग आते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्किन जो है ड्राई हो जाती है, स्ट्रेच जो है स्किन पर पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे उल्टी आती है, उल्टी आने का मन करता है, बुखार होता है। बाकी डिपेंड करता है कि जो भी लक्षण आते हैं वो किस कारण से आपको डायरिया हुआ है। जैसे मेडिसिन्स की वजह से हुआ है तो मेडिसिन्स बंद कर देते हैं। वैसे भी एक्यूट डायरिया जो है अपने आप ठीक हो जाता है। मेडिसिन्स की वजह से होता है, फ्रूट्स में होता है, शुगर की वजह से होता है, तो ये डायरिया जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डायरिया भी अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। अब किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से आपको डायरिया हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया जाता है। डायसेंट्री है, कॉलरा है, अमीबाइसिस है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ उससे सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। बट जो कारण है वो बैक्टीरिया डिफरेंट हुआ है, लेकिन उसके लक्षण, उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ ऑलमोस्ट जो है सेम सा रहता है। थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। अगर आपको छोटी आंत में इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है तो दर्द जो है पेट के बीच वाले हिस्से में होगा। अगर छोटी आंत की वजह से जो दर्द है वो पेट के निचले हिस्से में होता है। टेस्ट नॉर्मल इसके लिए वही है कि अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, स्टूल टेस्ट है, क्योंकि स्टूल टेस्ट में पता चल जाता है कोई पस है, ब्लड है, कोई वर्म्स है, कोई कीड़े हैं, तो वो सारा जो है स्टूल टेस्ट में पता चल जाता है। बाकी जो भी आपकी केस हिस्ट्री रहती है उसके हिसाब से जो है टेस्ट जो है डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। तो ये मैंने कोशिश की थी आपको कुछ डायरिया के बारे में बताने की, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अपने लाइफ टाइम में हर इंसान इसको कभी ना कभी ज़रूर फेस करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।